हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कोलाइड्स। तो फर्स्टली तो लर्न कर लो, कोलाइड्स को कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अब चेक करते हैं इसका डेफिनेशन। तो कोलाइड इज़ ए सॉल्यूशन। कोलाइड क्या है? कोलाइड बेसिकली एक सॉल्यूशन है हुज पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो कोलाइड क्या है? एक सॉल्यूशन है। कौन से सॉल्यूशन? जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड। तो कोलाइड के कितने कंपोनेंट हैं? तो इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट का नेम है डिस्पर्स्ड फेस, सेकंड का डिस्पर्जन मीडियम। तो ये डिस्पर्स फेस कैसा होता है? जस्ट लाइक सोल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे हमने सॉल्यूशन को स्टडी किया, बाइनरी सॉल्यूशन को, जिसके 2 कंपोनेंट थे, एक को सॉल्यूट बोलते थे, दूसरे को सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता था? कम अमाउंट में प्रेजेंट होता था। तो ऐसे ही हमारे कोलाइड में जो कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट हुआ उसको क्या बोल देंगे? डिस्पर्स्ड फेस। और जो कोलाइड में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हुआ उसको डिस्पर्जन मीडियम। तो इसको बोल दिया जस्ट लाइक सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने कोलाइड का या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन स्टडी कर लिया और उसके कंपोनेंट को स्टडी कर लिया। अब चेक करो, डेफिनेशन में एक वर्ड है पार्टिकल। तो कोलाइड का पार्टिकल किसे बोलते हैं? तो इसके लिए लर्न कर लो, उसका पार्टिकल बोलते हैं डिस्पर्स फेस को। डिस्पर्स फेस इज द पार्टिकल ऑफ कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब चेक करते हैं हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट इसका मेन कंसेप्ट है वो लर्न करो, कोलाइड। कोलाइड इज नॉट अ सब्सटेंस। कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस but it is the state of substance। तो इसके लिए लर्न कर लो कि कोलाइड क्या किसी सब्सटेंस का नेम नहीं है। वो क्या है? कोलाइड एक सब्सटेंस की स्टेट है। जैसे सब्सटेंस की स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ऐसे ही सब्सटेंस का स्टेट क्या है? कोलाइड। ये कोलाइड किसके कारण है? ड्यू टू पार्टिकल साइज। इसका पार्टिकल साइज क्या है? थोड़ा बढ़ गया है, जो कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। इस पार्टिकल साइज इंक्रीज होने के कारण स्टेट का नेम पड़ गया कोलाइड। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड के कुछ टाइप्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम फर्स्ट टाइप चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए चेक कर लो, यहाँ पे लिखा डीपी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्पर्स फेस को डीपी, डिस्पर्जन मीडियम को डीएम लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ कोलाइड या फिर लिख सकते हो आप टाइप ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम को कौन है? जो लाइक का सॉल्वेंट, जो एक्सेस में होगा। तो जो चीज़ एक्सेस में रखनी है वो भी सॉलिड है। डिस्पर्स फेस जिसको कम अमाउंट में रखना है वो भी सॉलिड। अब सॉलिड के कोलाइड का नेम या उस टाइप का नेम क्या है? उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। अब जब सॉलिड में सॉलिड ही मिक्स करोगे तो सॉलिड ही फॉर्म होगा, तो उसका नेम है सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल का एग्जांपल अलॉय। अलॉय तो हमने प्रीवियसली चेक कर लिया कि जिसमें 2 और मोर मेटल को मिक्स करेंगे। और साथ में अब नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लो, वहाँ पे किया था लर्न कि जब 2 और मोर मेटल को मिक्स करेंगे। एक और लर्न करो कि अलॉय में थोड़ी बहुत अमाउंट में नॉन मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन जैसी नॉन मेटल भी प्रेजेंट होंगी। वो क्या इस अलॉय को प्रिपेयर करने के लिए इसमें ऐड की जाती हैं। इसको एक्स्ट्रा से लर्न कर लो। अब चेक करते हैं सेकंड को। सेकंड में डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड। इसका मीनिंग लिक्विड एक्सेस में है, सॉलिड कम अमाउंट में। तो इस कोलाइड का नेम लर्न करो, इसे सिंपली सोल बोलते हैं। इस कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम है सोल।
और इसका एग्जाम्पल लिक्विड इन सॉलिड कि सॉलिड कम हो, इसका सिंपल एग्जाम्पल है पेंट। पेंट में सॉलिड पार्टिकल कम होते हैं, लिक्विड पोर्शन ज़्यादा होता है, तो इसका एग्जाम्पल लिख दिया पेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज गोल्ड सोल। अब गोल्ड सोल क्या है, अब सभी को पता है गोल्ड क्या है, गोल्ड तो सॉलिड है। उस सॉलिड गोल्ड से किसी ना किसी मेथड से सिंपल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हमने 9th में नहीं स्टडी करना, उसको हायर क्लास +2 में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना लर्न करो, गोल्ड सोल ये क्या है। सिंपली गोल्ड को किसी सॉल्वेंट में या फिर बोल दो डिस्पर्जन मीडियम जो लिक्विड होगा उसमें डिज़ोल्व करके गोल्ड का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे और उसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, गोल्ड सोल। इस गोल्ड के सॉल्यूशन को कौन यूज़ करता है, गोल्ड स्मिथ। सिंपली सुनहरे हैं जो इसको यूज़ करते हैं। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, वो सिंपली जिस ज्वेलरी की चमक कम हो जाती है उनको पॉलिश करने के लिए इस गोल्ड सोल को या फिर गोल्ड के सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। तो गोल्ड सोल हमने चेक कर लिया क्या है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइड पे। तो नेक्स्ट टाइप में लिखा है डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। गैस एक्सेस में हो, डिस्पर्स फेस सॉलिड, सॉलिड कम अमाउंट में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपली स्मोक, डस्ट या फिर स्ट्रॉम लिख सकते हो आप, स्ट्रॉम। सिंपली जब तूफान आता है, तूफान में एयर ज़्यादा होती है, एयर को बोल देंगे गैस। गैस ज़्यादा और डस्ट पार्टिकल उसमें जो सॉलिड पार्टिकल हैं कम अमाउंट में होंगे तो डिस्पर्स फेस बोल देंगे। तो स्मोक, डस्ट या फिर स्ट्रॉम कुछ भी लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल। और इसके लिए स्पेशली लर्न करो कि जब डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, व्हेन डिस्पर्जन मीडियम, मैंने फिर से शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लेना। व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, द नेम ऑफ कोलाइड इज एरोसोल। जब भी डिस्पर्जन मीडियम होगा गैस, उस कोलाइड का या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम हमेशा एरोसोल होगा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में क्या है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्स फेस जिसको कम अमाउंट में रखना है वो भी लिक्विड। इस कोलाइड का नेम होता है इमल्शन। इमल्शन का एग्जांपल है मिल्क। तो मिल्क को बेसिकली लर्न करो कि नेचुरली क्या होती है इसमें, नेचर की तरफ से ही नेचुरली इसमें वाटर और ऑयल का बोल दो या फिर फैट का बोल दो, वाटर और लिक्विड ऑयल या फिर लिक्विड फैट बोल दो, उसका मिक्सचर होता है। तो वाटर भी लिक्विड, ऑयल भी लिक्विड। तो लिक्विड का जो एग्जांपल उसका नेम है इमल्शन और एग्जांपल लिख दिया मिल्क। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फिर चेक करो डिस्पर्जन मीडियम आ गया गैस। अगर गैस आ गया तो कोलाइड का नेम होगा एरोसोल, इसको लर्न करो। अब डिस्पर्स फेस क्या हो गया, चेंज हो गया लिक्विड। अब गैस ज़्यादा हो, लिक्विड कम हो, तो नेम तो याद कर लिया एरोसोल। अब एग्जाम्पल फॉग या फिर क्लाउड। सिंपली फॉग को बोल सकते हैं। फॉग में क्या होता है, जब विंटर के टाइम पे कभी फॉग पड़ता है तो फॉग में गैस ज़्यादा होगा, एयर ज़्यादा होगा और लिक्विड फॉर्म में वाटर कम होगा, तो फॉग का एग्जांपल लिख देंगे वहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट इज डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड कम। अगर लिक्विड कम सॉलिड ज़्यादा तो उस कोलाइड का नेम है जेल। और इसके एग्जाम्पल आप जेली लिख दो या फिर बटर लिख दो। जेली की जो कैंडीज़ होती हैं उसमें वो थोड़ी सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वाटर होता है, बाकी एक्सेस में सॉलिड होता है। तो अब चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सॉलिड क्या हो, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, एक्सेस में सॉलिड हो और डिस्पर्स फेस कम अमाउंट में हो गैस। तो इसको पहले तो कोलाइड का नेम क्या है, फिर से सॉलिड सोल।
याद कर लो, सॉलिड सॉलिड को भी सॉलिड सोल बोलेंगे। अब डिस्पर्जन मीडियम जो एक्सेस में है, एक्सेस में सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो कोलाइड भी सॉलिड स्टेट में ही होगा, तो सॉलिड सोल बोल दिया। इसका एग्जाम्पल फोम रबर। हमें पता है फोम में क्या होती हैं। फोम का अगर हमारे पास कोई पीस होगा उसमें पोर्स होंगी, तो पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एयर या फिर गैस बोल दो। बेसिकली फोम किसका होता है, फोम सॉलिड का, तो सॉलिड के पोर्स में गैस भी है, तो एग्जाम्पल लिख दिया हमने फोम रबर का। अब चेक करते हैं लास्ट है हमारा गैस एंड लिक्विड। लिक्विड को रखना है हाई अमाउंट में, डिस्पर्स फेज जिसका अमाउंट कम होता है उसको रखना है गैस। तो इसका नेम है कोलाइड का फॉर्म। और एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो आप, सोडा वाटर लिख दो या फिर शेविंग फोम्स लिख दो। सिंपली जिसके घर पे कोई पेरेंट्स शेविंग करने के लिए कोई फोम यूज़ करता होगा, फोम में क्या है, लिक्विड मोर है और गैस कम अमाउंट में ऐड किया हुआ है। अगर गैस को नहीं, सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर उस लिक्विड में, जो लिक्विड इस शेविंग फोम में प्रेजेंट है, अगर उसमें कोई गैस ऐड नहीं किया जाएगा तो फोम दबाने पे बाहर नहीं आएगा। बाहर क्यों, कौन लाएगा उसे बाहर, ये गैस ही लाएगी, क्योंकि जब पुश करेंगे उसको तो क्या होगा, गैस की टेंडेंसी होती है स्प्रेड होने की। जैसे गैस बाहर स्प्रेड होगी, साथ में इस लिक्विड फॉर्म को अपने साथ ले आएगा, तो इसी के कारण इसका नेम है फोम। और एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, शेविंग फोम लिख दो, सोप लेदर बोल दो या फिर सोडा वाटर बोल दो। सोडा वाटर सिंपली कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब चेक करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ कोलाइड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि कोलाइड्स appears to be homogeneous, कि जब हम कोलाइड को एज ए देखेंगे तो हमें क्या अपीयर होगा, हमें लगेगा कि कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस नेचर का है। फॉर एग्जांपल मिल्क को चेक कर लो या पेंट को चेक कर लो या फिर कोई भी अलॉय को चेक कर लो, हमें देखने पे क्या लगेगा कि होमोजीनियस नेचर का है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न कर लो। कोलाइड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, हमें देखने को लगेगा कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअली क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा, उसमें कंपोजिशन का डिफरेंस होगा होल सैंपल में। अगर इस पॉइंट को ईजिली लर्न करना है तो इसके लिए एग्जांपल कंसीडर कर लो फॉग का, कि जब हम कभी विंटर में बाहर जाते हैं, अगर फॉग पड़ा होता है, तो अब जब हम रास्ते में आगे बढ़ते हैं, कहीं पे फॉग क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, कहीं फिर आगे मूव करते हैं, कभी कम, फिर आगे गए, फिर कभी ज़्यादा कभी कम, तो इससे क्या बोल देंगे कि कंपोजिशन कर गया वेरी। जिसका कंपोजिशन डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस। तो इस फॉग की हेल्प से लर्न कर लो कि कोलाइड क्या है, होमोजीनियस नहीं है, एक्चुअल में यह हेट्रोजीनियस है। तो अब चेक करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन चेक करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द फिनोमिना in which path of light becomes the phenomena in which path of light becomes visible due to the scattering of light by particles
अब चेक कर लो टिंडल इफेक्ट को कौन शो कर रहा है, कोलाइड। तो कोलाइड के पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे। जब स्कैटर करेंगे तो लाइट का पाथ हो जाएगा विजिबल, हमें विजिबल हो जाएगा। उसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड is called Tyndall effect। तो बेसिकली यहाँ पे लर्न करो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को कौन स्कैटर करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे पार्टिकल कोलाइड के, या फिर सिंपली बोल दो लाइट को स्कैटर करेंगे पार्टिकल। तो यहाँ पे एक फिनोमिना लर्न करो कि अगर लाइट को स्कैटर करना है तो पार्टिकल का साइज थोड़ा लार्ज होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज क्या होगा, वेरी स्मॉल, तो कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। अगर लाइट स्कैटर ना हुआ तो उसका कोई भी पाथ हमें विजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो होगा। तो इसके लिए लर्न करो कि कोलाइड के पार्टिकल का साइज लार्ज है। वो कहाँ से पता लगा, क्योंकि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। कौन स्कैटर करेगा, जिसका साइज थोड़ा बहुत लार्ज होगा। हमने साइज तो लर्न भी कर लिया कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इसका पार्टिकल साइज हो सकता है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करोगे, यहाँ पे कोई कोलाइडल प्रिपेयर करोगे, कोलाइडल प्रिपेयर करके यहाँ से लाइट पास करोगे। जब लाइट पास करोगे तो इस सॉल्यूशन में यहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल होगा, पाथ इज विजिबल। देख कब विजिबल होगा, अगर सॉल्यूशन कोलाइड हुआ। अगर कोलाइड ना हुआ फिर आपको पाथ नहीं विजिबल होगा। जब आपको पाथ विजिबल होगा तो इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोल दोगे, टिंडल इफेक्ट। इस टिंडल इफेक्ट को कभी हम नेचर में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब किसी कमरे में विंडो में से लाइट पास होती है तो जो लाइट का बीम रूम में एंटर करता है, उस बीम में क्या होता है, हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। वो किसने विजिबल कर दिया, उसको विजिबल किया डस्ट पार्टिकल ने, डस्ट पार्टिकल ने। अब डस्ट पार्टिकल का साइज थोड़ा लार्ज होता है। अगर लार्ज है तो लाइट को स्कैटर करते हैं, उसी के कारण लाइट का पाथ हमें या लाइट का बीम विजिबल हो जाता है जब रूम में एंटर करता है। तो उसका एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, वो नेचुरली टिंडल इफेक्ट वहाँ पे शो हो रहा है। टिंडल इफेक्ट हमें फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकता है। वो कहाँ पे विजिबल होगा हमें, फॉरेस्ट में, जब डेंस फॉरेस्ट, या फिर बोल दो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, पेड़ के बीच में जब भी कभी लाइट बीम आएगा उसका पाथ में विजिबल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी एयर में डस्ट पार्टिकल होंगे। वो डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर, जिसके कारण हमें लाइट का पाथ दिखेगा। और सिंपली बोल देंगे नेचर ने भी टिंडल इफेक्ट को शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल। अब हम चेक करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। सेकंड है इसका ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने चेक किया था ब्राउनियन मूवमेंट को। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन को चेक किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या किया, किसी कोलाइड को या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बोल दो, उनको चेक किया। जब वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख रहे थे, उन्होंने क्या देखा इसमें कि कोलाइड के जो पार्टिकल हैं, कोलाइडल पार्टिकल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कभी पार्टिकल यहाँ पे मूव कर गया, फिर वहाँ पे, फिर यहाँ पे, कहीं भी रैंडम मूवमेंट कर दिया। तो इस रैंडम मूवमेंट को ही उन्होंने क्या बोल दिया, ब्राउनियन मूवमेंट बोल दिया। तो इस ब्राउनियन मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है, द रैंडम मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो इसका रैंडम मोशन है कोलाइडल पार्टिकल का, हमें जो नेक्ड आई से नहीं विजिबल होगा ये रैंडम मोशन, नेक्ड आई से नॉट विजिबल, हम इसे चेक नहीं कर सकते इस रैंडम मोशन को। इस रैंडम मोशन को चेक कैसे किया जाएगा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से चेक करेंगे तब हमें यह रैंडम मोशन दिखेगा। या फिर अगर हमने विदाउट माइक्रोस्कोप इस रैंडम मोशन को चेक करना है तो वो चेक करेंगे हम इस टिंडल इफेक्ट की हेल्प से। जब सपोज करो नेचर टिंडल इफेक्ट शो करेगी, जब किसी रूम में विंडो के थ्रू पास होकर लाइट आएगी तो उसमें डस्ट पार्टिकल एक रैंडम मूवमेंट करते हैं। वो रैंडम मूवमेंट क्या है? उसी को ही ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं उसको बोल दिया ब्राउनियन मूवमेंट। तो अब चेक करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैरी सम चार्ज, कैरी सम चार्ज। चार्ज सिंपली हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लर्न करो, फर्स्टली तो लर्न करो पार्टिकल्स किसको बोलते हैं कोलाइड का? पार्टिकल बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस को। डिस्पर्स्ड फेस पे सिंपली क्या होगा? कुछ चार्ज होगा। और इसमें एक कंसेप्ट और लर्न करो, वो चार्ज क्या होगा? या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई एक चार्ज होगा। अब सपोज करो यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे है एक कोलाइडल सॉल्यूशन, इस डैश से मैंने लगा दिया डिस्पर्जन मीडियम को और डॉट की हेल्प से लगा देते हैं डिस्पर्स फेस को। अब डिस्पर्स फेस पे क्या है, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इस पे है कुछ ना कुछ चार्ज। सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी क्या होगा? पॉजिटिव, और इस पे भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव हमको पता है क्या करेगा? सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर इन पे नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इस फिनोमिने से हमें क्या पता चलता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। अगर रिपेल करते रहेंगे तो कभी भी इसके पार्टिकल नीचे सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि जब सेटल हो गए इसका मीनिंग क्या है कि नेगेटिव नेगेटिव के पास आ गया, या फिर बोल दो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आ गया। अब हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास नहीं आएंगे, उनके बीच में रिपल्शन होगी, इसके कारण स्प्रेड हुए ही रहेंगे, कभी भी ये सेटल नहीं होंगे। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि कोलाइड के पार्टिकल कभी भी सेटल नहीं होंगे। क्यों? ड्यू टू दिस चार्ज। इसका क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एक तो क्वेश्चन हो गया कि पार्टिकल सेटल क्यों नहीं होते, आंसर लिख लोगे चार्ज, चार्ज के कारण रिपल्शन है। दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं इसको? सिंपली अगर पार्टिकल नीचे सेटल हो गए तो पार्टिकल अलग कर लेंगे और इस डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर देंगे, फिर तो क्या होगा? कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। अगर उसको फॉर्म करके ही रखना है तो उसको बोल देंगे, अगर फॉर्म करके रखना है सिंपली उसकी स्टेबिलिटी, अगर उसको स्टेबल रखना है, कोलाइड को फॉर्म करके ही रखना है, तो स्टेबिलिटी का कारण क्या है? तो इसका कारण भी है, आंसर है इसका चार्ज, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल। या फिर इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना, सिमिलर, ड्यू टू सिमिलर चार्ज या फिर ड्यू टू सेम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। सेम चार्ज का मीनिंग या फिर पॉजिटिव होगा सभी पे या फिर सभी पे नेगेटिव। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करते रहेंगे, पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड रहेंगे। अगर स्प्रेड रहेंगे तो पूरा कोलाइडल फॉर्म हुआ ही रहेगा। अब स्टडी करते हैं हम सस्पेंशन। फर्स्टली चेक करते हैं सस्पेंशन का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, बोल दोगे सस्पेंशन इज द मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन एनी लिख दो या फिर इन पर्टिकुलर लिख दो, आपकी इच्छा है। इन पर्टिकुलर लिख दो या फिर एनी लिख दो। द मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल इन पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड सस्पेंशन। तो फर्स्टली इसका एग्जाम्पल चेक कर लें। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। तो जब सैंड को वाटर में ऐड करेंगे, हमें पता है सैंड क्या होगा, आफ्टर सम टाइम नीचे सेटल हो जाएगा। अगर नीचे सेटल हो गया उसको क्या बोलेंगे, डिज़ोल्व नहीं हुए तो बोल देंगे अनडिज़ोल्व्ड। तो ये वर्ड हमने क्लियर कर लिया इस एग्जाम्पल की हेल्प से। द मिक्सचर ऑफ अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल इन पर्टिकुलर मीडियम, वो मीडियम क्या है यहाँ पे, सिंपली वाटर। पर्टिकुलर लिख दो या फिर एनी मीडियम लिख दो, कोई भी एनी स्टेबल मीडियम जिसमें जो अनडिज़ोल्व्ड रहेंगे। अगर डिज़ोल्व हो गए फिर वो मीडियम क्या होगा, सुटेबल नहीं होगा। सुटेबल उसको बोलेंगे जिसमें डिज़ोल्व ना हुए। तो पर्टिकुलर मीडियम हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चेक करते हैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्या चेक ही कर सकते हैं, पार्टिकल्स क्या हो गए, सेटल हो गए। अब कौन से पार्टिकल सेटल होंगे, जिनका साइज़ क्या होगा, वेरी लार्ज। तो इसके लिए लर्न कर लो पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो कोलाइड का क्या था, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक था। तो इसका क्या है, सस्पेंशन का कोलाइड से भी साइज मोर है, क्योंकि कोलाइड तो सेटल नहीं हुआ था। जो सेटल हो रहा है इसके कारण इसका साइज क्या है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। अब चेक करो इसका पार्टिकल साइज तो और बढ़ गया। अगर और बढ़ गया तो क्या करेगा, यह भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, जो लाइट को स्कैटर करेगा। स्कैटर करने के लिए पार्टिकल का साइज लार्ज होना चाहिए। तो इसका पार्टिकल साइज तो कोलाइडल से भी मोर है, तो टिंडल इफेक्ट को यह भी शो करेगा। अब चेक करो इसके पार्टिकल हो गए सेटल। अगर सेटल हो गए कोई ब्राउनियन मूवमेंट को शो करेंगे, वो तो नीचे सेटल हो गए। ब्राउनियन मूवमेंट क्या था, इनका रैंडम मोशन। तो यहाँ पे कोई रैंडम मोशन नहीं, ये तो सेटल हो गए। तो कह दोगे नो ब्राउनियन मूवमेंट, दे डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट को शो नहीं करते। तो इस टिंडल इफेक्ट के लिए एक कंसेप्ट और लर्न कर लो कि सस्पेंशन का कभी कभी क्या होता है, पार्टिकल साइज ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अगर ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या कर लेते हैं, जो लाइट पास करेंगे इसमें से उस पूरी लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं कि इसमें पास होने नहीं देते। अगर लाइट को ब्लॉक कर दिया तब क्या होगा, आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके कारण क्या कर देंगे, लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देंगे ड्यू टू लार्ज साइज। अब चेक करते हैं इस सस्पेंशन की कुछ और एग्जांपल को। इसका एग्जांपल है चॉक पाउडर इन वाटर। तो वाटर में क्या करना है, चॉक पाउडर डिज़ोल्व कर देना है। अगर चॉक पाउडर वाटर में डिज़ोल्व करोगे, वो भी सस्पेंशन का एग्जांपल है। एक है एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, सिंपली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो डिज़ोल्व होने के बाद यह भी एक सस्पेंशन ही प्रिपेयर करेगा। अब हम चेक करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन का डिफरेंस। तो फर्स्टली तो चेक कर लो ट्रू सॉल्यूशन किसको बोल रहे हैं। जो हमने स्टडी किया था बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें वाटर में ऐड किया था सॉल्ट या फिर शुगर, उसी को बोल रहे हैं।
ट्रू सॉल्यूशन, जिसके कंपोनेंट का नेम था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको ट्रू सॉल्यूशन। फिर कोलाइड हमने अभी अभी स्टडी किया, और सस्पेंशन भी। अब हम जब इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें और इस सारे कंसेप्ट का क्लैरिटी होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस में तो पार्टिकल साइज लिख देते हैं। तो इसका पार्टिकल साइज था 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। इसका क्या था, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इसका पार्टिकल साइज क्या लिखेंगे, इसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें हम वाटर में कभी सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे या शुगर, डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगा, उस सॉल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाएगा। अगर 1 नैनोमीटर से भी कम हो गया तो वो कोई टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर सकता, क्योंकि पार्टिकल साइज अब स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट डिफरेंस लिख देते हैं, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसके लिए तो चेक कर लिया था, शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया TE। सस्पेंशन का साइज तो और बढ़ गया था, तो टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। कब नहीं करेगा, जब ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया तो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा। तो फिलहाल के लिए लिख देते हैं शो टिंडल इफेक्ट। अब यार थर्ड डिफरेंस को सोचो कि जब शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे या सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, क्या वो सॉल्ट कभी सेटल होगा नीचे? तो इसका सभी को पता है, वो सॉल्ट या फिर शुगर कभी भी सेटल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकल्स नॉट सेटल्ड, पार्टिकल्स नॉट सेटल। सिंपली इसको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दो, पार्टिकल नॉट सेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल नहीं होंगे। तो अब इसका चेक करते हैं। कोलाइड का लो तो चेक कर लिया था कि इनके ऊपर चार्ज है, चार्ज क्या करेगा, इसे कभी सेटल नहीं होने देगा। तो बोल देंगे डू नॉट सेटल। अब डू नॉट सेटल आप कंप्लीट लिख लेना कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल था सैंड इन वाटर या फिर चॉक इन वाटर। वो क्या होंगे, ईजिली धीरे धीरे आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट नीचे सेटल हो जाएंगे। तो लिख देंगे पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी उन्हें सेटल कर देगी। अब चेक करते हैं इसका पार्टिकल साइज है स्मॉल। अगर स्मॉल है, जब इस ट्रू सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर में से पास करोगे तो इसके पार्टिकल किनको बोल रहे हैं, सिंपली शुगर, सॉल्ट, जो भी डिज़ोल्व किया होगा ट्रू सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, उसको बोल रहे हैं पार्टिकल। तो जब ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से पास करोगे तो पार्टिकल ईजिली पास हो जाएंगे। तो लिख देते हैं पार्टिकल्स ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर में से बड़ी आसानी से पार्टिकल पास हो जाएंगे। अब इसका पार्टिकल साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। अगर इंक्रीज हो गया, पास तो जे भी हो जाएंगे बट थोड़ा स्लो पास हो जाएंगे। तो इसके लिए लिख देंगे पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर स्लोली। तो लिख दिया स्लोली पास होंगे थोड़ा। अब स्लोली का रीज़न आपको पता है कि पार्टिकल साइज लार्ज है। अब इनका पार्टिकल साइज तो और लार्ज है। अगर और लार्ज है तो फिल्टर पेपर से पार्टिकल नहीं पास होंगे। ओनली क्या पास होगा, सिर्फ वाटर ही पास होगा जो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने यूज़ किया होगा। तो बोल देते हैं पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर को शॉर्ट में लिख दिया FP। अब चेक करते हैं फिफ्थ डिफरेंस। ट्रू सॉल्यूशन क्या थे? ट्रू सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही ये था कि
दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसलिए लिख देते हैं होमोजीनियस। इसके लिए हमने फॉग की हेल्प से लर्न किया कि विंटर में कभी फॉग किसी प्लेस पे ज़्यादा होता है, आगे मूव करने पे कभी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो अगर कंपोजिशन चेंज हो रहा है उसको बोल देंगे हिट्रोजीनियस। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेना कि अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली हिट्रोजीनियस, तो इसको थोड़ा इंक्रीज करके आप लिख देना। अब इसका तो सभी को पता है कि नीचे सेटल हो गया था तो डिफरेंट लेयर्स दिख रहे थे। अगर डिफरेंट लेयर्स दिखेंगे तो क्या बोल देंगे, हिट्रोजीनियस ही बोल देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने 5 डिफरेंस रीड कर लिए इसके। अब चेक करते हैं 6th डिफरेंस। अब 6th डिफरेंस क्या है, क्या जब शुगर को या फिर सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व होने के बाद क्या आप उस शुगर या फिर सॉल्ट को देख सकते हो? तो हमें पता है वो हमें नहीं दिखेगा, तो लिख देंगे पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, तो पार्टिकल नेक्ड आई से विजिबल नहीं है। अब इसका पार्टिकल साइज थोड़ा इंक्रीज तो हो गया बट विजिबल तो इसके पार्टिकल भी हमें नहीं होंगे क्योंकि इतना इंक्रीज नहीं हुए कि वो हमें दिखें, सीधा दिखने लग जाएं, वो भी विजिबल नहीं होंगे। तो इसका लिख देते हैं पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, तो शॉर्ट में ही लिख दिया नॉट विजिबल। अब इसका तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि सैंड या फिर सॉइल नीचे सेटल हो गया। अगर नीचे सेटल हो गया तो हमें विजिबल है, तो बोल देंगे पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स आर विजिबल। तो अब चेक करते हैं इसका 7th डिफरेंस। अब 7th डिफरेंस के लिए फर्स्ट 2 को इरेज कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप इनको फर्स्ट ही नोट कर लें अपनी कॉपी पे। तो अब चेक करते हैं 7th डिफरेंस। 7th डिफरेंस क्या है, particles of true solution diffuse rapidly। अब इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि जब आप वाटर में कभी सॉल्ट को ऐड करोगे, अब हमें पता है कि सॉल्ट बड़ी आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो जाता है। अब डिज़ोल्व होने का मीनिंग क्या है कि पूरे में स्प्रेड हो रहा है, उसी स्प्रेड होने को हम डिफ्यूज़ बोलते हैं। तो बोल दिया पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होते हैं फास्टली लिख दो या फिर रैपिडली। अब कोलाइड के पार्टिकल का साइज थोड़ा लार्ज है, अगर लार्ज है तो थोड़ा स्लो डिफ्यूज़ करेंगे, तो लिख देंगे पार्टिकल्स डिफ्यूज़ स्लोली। डिफ्यूज़ तो होंगे बट थोड़ा स्लो होंगे, क्यों? क्योंकि अब थोड़े हैवी हैं, अगर हैवी हैं तो थोड़ा स्लो मूव करेंगे। अब सस्पेंशन चेक कर लो, क्या डिफ्यूज़ करता है? अगर इसमें सैंड ऐड कर दिया तो इस पूरे में स्प्रेड नहीं होगा, वो नीचे जाके सेटल होगा, पूरे में नहीं डिफ्यूज़ होगा, पूरे में स्प्रेड नहीं होगा। तो बोल देंगे डू नॉट डिफ्यूज़, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज़। अब चेक करते हैं इसका लास्ट डिफरेंस। तो लास्ट डिफरेंस में हम चेक करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट कौन शो करता था? ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते थे कोलाइडल पार्टिकल। उस ब्राउनियन मूवमेंट को किसने चेक किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोलाइड क्या करते हैं? शो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या था? जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। शो ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसके पार्टिकल तो सेटल हो जाते हैं, तो डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसके लिए ट्रू सॉल्यूशन के लिए भी स्पेशली लर्न कर लो, डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट को शो नहीं करते, इसको कौन शो करेगा? ओनली कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिफरेंसेस का। अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब स्टडी करेंगे हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, इसको साथ साथ में स्टडी कर लेते हैं। तो अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले से ही आता है कि व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है? इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज तो उसको बोलते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, न्यू सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं होता। तो केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल चेंज इज दैट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties is formed। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी क्या होती है? न्यू प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टीज होती हैं। अब चेक करते हैं फिजिकल चेंज को डिटेल में। तो फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सब्सटेंस आपके पास पहले से है उसका शेप या फिर साइज चेंज होगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में लिख देते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस सभी को पता है सॉलिड है, तो सॉलिड जब आइस मेल्ट होगा किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। अब क्या हो गया? इसका स्टेट चेंज हो गया। तो साथ में और ऐड कर लो, शेप चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है और साइज। तो इसका स्टेट भी चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो और चेक कर लेते हैं, जब लिक्विड वाटर को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा? वही वाटर गैस फेस में चेंज हो जाएगा, सिंपली वेपर्स में। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। अगर वाटर को हीट करेंगे, हीट करने पे वहाँ पे कोई मिल्क नहीं फॉर्म होगा या अल्कोहल नहीं फॉर्म होगा, सिंपली उसी वाटर के वेपर्स फॉर्म होंगे। तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है, उसी सेम सब्सटेंस का शेप, स्टेट या फिर साइज ही चेंज हो रहा है। इसका और एग्जांपल लिख दो आप, फोल्डिंग ऑफ पेपर। जब पेपर को फोल्ड कर देंगे उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। उस पेपर को ही फोल्ड किया, उससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। या फिर लिख दो टीयरिंग ऑफ पेपर। जब पेपर को फाड़ देंगे तो फाड़ने पर भी पेपर के ही 2 टुकड़े होंगे हमारे पास, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं होगा। इसका और एग्जांपल कर लो, ग्लोइंग ऑफ बल्ब लिख दो या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब लिख दो। ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। जब बल्ब ग्लो करेगा वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, सिर्फ और सिर्फ बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जब उसको ऑफ करेंगे बस ग्लो करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब चेक करते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। आप इस केमिकल चेंज में कोई भी बर्निंग लिख सकते हो। बर्निंग ऑफ कैंडल लिख दो, बर्निंग ऑफ पेपर लिख दो या फिर बर्निंग ऑफ वुड लिख दो। बर्निंग क्या है? बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। क्या बोल दो? केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। तो अगर बर्निंग में एक केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। अब सभी को पता है कि जब पेपर बर्न करेगा स्मोक प्रोड्यूस होगा। उस स्मोक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस होंगी। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, प्रॉपर्टी भी न्यू है। पेपर का प्रॉपर्टी क्या था कि वो सॉलिड होता है पेपर, तो CO2 जो उसमें से निकल रहा है इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अब न्यू प्रॉपर्टी है। सब्सटेंस तो न्यू चेक कर लिया, पहले पेपर था, अब CO2 है, न्यू सब्सटेंस है। न्यू प्रॉपर्टी क्या है इसका? अब जे गैस स्टेट में मिला है। तो और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन पे, किसी आयरन के पीस पे
आयरन का सिंबल है Fe। जब इस पे मॉइस्चर और एयर रिएक्ट करता है तो इस पे ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म कर लेता है, और उस रस्ट का फॉर्मूला लर्न कर लो, Fa2O3.XH2O। उस रस्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए होते हैं, तो इसको ये भी बोल देते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड बोल दिया वाटर को, Fe को बोल रहे हैं आयरन, O के कारण O जब इससे अटैच होगा इस O को बोल रहे हैं ऑक्साइड, तो बोल देंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। कौन सा न्यू, आयरन से ये फॉर्म हो गया। अब चेक कर लो, इसका कलर कुछ और होता है, इसका रेड ब्राउन सा कलर होता है, और जब रस्टिंग होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, आयरन का पीस डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो अब चेक करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोबारा से सुन लो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, क्या फॉर्म करेगा, आप सभी को पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोस्टली वाटर फॉर्म करते हैं। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, बट वाटर क्या है, लिक्विड है और एक नया सब्सटेंस है, हमें ये पता है। प्रॉपर्टी भी चेक कर लिया कि लिक्विड, ये दोनों गैसेस। और चेक करो, और बोल देते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर फॉर्म करेगा। तो इसके लिए लर्न कर लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म होगा, उस पाउडर का कलर कौन सा होगा, वाइट। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट केमिस्ट्री का और लर्न कर लो कि हम बर्निंग किसको बोलते हैं, या फिर बर्निंग रिएक्शन। बर्निंग का थोड़ा नेम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कंबशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है एक सा ही मीनिंग है बर्निंग और कंबशन का। तो बर्निंग रिएक्शन और कंबशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब बर्निंग का सभी को पता है कि आग लगाना है। अब तो आग को लगाने के लिए, आग लगाने में हेल्प कौन करता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा आग लगाने में हेल्प करेगा ऑक्सीजन। तो जब भी किसी का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, बेसिकली उसी को बर्न ही करता है या फिर उसका कंबशन ही करता है। तो जब भी आप केमिस्ट्री में कोई किसी का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखो, चाहे हाइड्रोजन का देखो, मैग्नीशियम का देखो या फिर कार्बन का देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको बर्न करेगा। तो जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या है, उसका बर्निंग रिएक्शन या फिर कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ये रहा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन की बर्निंग से क्या फॉर्म होगा, CO2। जैसे हमने चेक किया था, जब पेपर को बर्न करेंगे गैसेज रिलीज होंगी, कौन सी गैस, CO2। तो मैं यहाँ पे जहाँ से पता चल गया कि पेपर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और उस कार्बन को एयर में ऑक्सीजन तो बहुत सारा प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन क्या करता है, उस कार्बन को बर्न होने में या फिर उसकी कंबशन होने में ऑक्सीजन क्या करेगा, हेल्प। सिंपली कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके इस न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को स्टडी कर लिया। अब हम चेक करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, क्लासीफाई द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें से आपको चेक करना है कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, कौन सा हेट्रोजीनियस। फर्स्ट है चॉक एंड वाटर। तो चॉक एंड वाटर क्या प्रिपेयर करते थे, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस। तो अपनी कॉपी पे साथ साथ में लिखते जाना कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस। तो अब चेक करते हैं वुड को। अब वुड को कैसे चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस। अगर आप किसी वुड के एक टुकड़े को अच्छे से देखोगे, वो कहीं से क्या होता है डार्क ब्राउन, कहीं से लाइट ब्राउन, तो डिफरेंट कलर हैं उस पर।
तो अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर है तो यह भी क्या है, हिट्रोजीनियस है। चॉक एंड वाटर एंड वुड इज ऑल्सो हिट्रोजीनियस। तो फर्स्ट दो एग्जाम्पल तो हो गए हिट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब अगर इसका रीज़न अकॉर्डिंग टू बुक लिखना है तो उसके लिए आप लिख दोगे भी इसके अंदर जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो गए तो होमोजीनियस बोलते, बट हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर विजिबल है तो उसके कारण लिख रहे हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द वुड प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्मली। तो और हमें पता है वुड में क्या होता है, थोड़ा बहुत वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो किसी पोर्शन में वुड के वाटर मोर होता है तो किसी पोर्शन में कम, तो नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है तो वुड इज ऑल्सो हिट्रोजीनियस। अब एयर में क्या होती है, मोस्ट ऑफली गैसेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुई होती हैं। अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुई हैं तो एयर को क्या बोल देंगे, होमोजीनियस। बट कभी कभार किसी एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूटिंग गैसेस इंक्रीज हो जाएंगी और वो क्या कर देंगी, समटाइम्स एयर को हिट्रोजीनियस कर देंगी। अदरवाइज क्या कहेंगे, अदरवाइज कहेंगे एयर क्या है, एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होमोजीनियस ही रहता है। अब चेक करते हैं विनेगर। अब ऐसा कर लेते हैं, होमोजीनियस को बॉक्स में लिख देते हैं, सर्कल में लिख दिया हिट्रोजीनियस, बॉक्स में होमोजीनियस। अब विनेगर में क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्लस वाटर, तो वाटर में एसिटिक एसिड अच्छे से मिक्स हो जाता है तो ये विनेगर भी क्या है, एक होमोजीनियस है जिसका कलर सेम होगा और कंपोजिशन भी थ्रू आउट सेम होगा। अब अल्कोहल एंड वाटर, अब सभी बच्चों को पता है अल्कोहल और वाटर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब पेट्रोल एंड वाटर, अब पता है ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं होते तो ये क्या है, हिट्रोजीनियस। तो हिट्रोजीनियस के लिए चलो इसको सर्कल कर देते हैं। अब चेक करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका एग्जाम्पल था, सस्पेंशन का। सब सस्पेंशन क्या होती है, हिट्रोजीनियस, तो इसको फिर से सर्कल कर देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑल्सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे अच्छे से मिक्स हो जाता है। अपनी स्कूल की लैब में जाके चेक करना, अगर चेक करोगे तो बड़ी इजीली याद रहेगा। अगर बुक से सीधा पढ़ोगे फिर तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि ये होमोजीनियस है। इसको खुद लैब में जाकर वाटर में डिसॉल्व करके चेक करना, आप खुद चेक करोगे जब अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा यूनिफॉर्मली तो होमोजीनियस है ये हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए मेटल। अब क्वेश्चन को स्टडी करने से पहले थोड़ा मेटल को रिवाइज कर लो कि मेटल्स क्या होते हैं। मोस्टली सॉलिड, एक को छोड़ के वो मरकरी है। और मेटल क्या करता है, शाइनिंग सरफेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी प्रॉपर्टीज़ आप खुद चेक कर लेना जो सोनरस वगैरह हमने पहले स्टडी की थी। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप। अब फिक्स्ड शेप किसका नहीं होता, सभी को पता है, लिक्विड और गैस का। तो कोई भी मेटल गैस फेस में तो नहीं है, लिक्विड सिर्फ एक है, मरकरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, मरकरी। मरकरी लिक्विड मेटल है। अगर लिक्विड है तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, जिस कंटेनर में ऐड करोगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। तो इसका आंसर हो गया मरकरी। मरकरी का सिंबल लिख दिया मैंने Hg। आप नेम लिखना चाहते हो तो नेम लिख दो मरकरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल। कौन सी मेटल मोस्ट डक्टाइल है, डक्टाइल मतलब उसे खींचकर सबसे लंबी वायर किस मेटल से फॉर्म होगी, या फिर मेलिएबल उसको कंप्रेस करके किसकी ज़्यादातर हम शीट फॉर्म कर सकते हैं। तो उस मेटल का आंसर है गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है Au। तो इसके लिए लर्न कर लो, गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल है। अब चेक करते हैं, विच मेटल कैन बी ईजिली कट विद नाइफ। कौन से मेटल को ईजिली कट कर लोगे नाइफ की हेल्प से। अब चेक करो, क्या आयरन को नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से कट कर लोगे। सभी को पता है आंसर है इसका नो, क्योंकि आयरन इज़ अ सॉलिड, वेरी सॉलिड मेटल।
तो इसका आंसर लर्न करो। इसका आंसर है सोडियम या फिर पोटाशियम। ये क्या है? सॉफ्ट मेटल है। बेसिकली है तो यह सॉलिड बट सॉफ्ट नेचर का है। अगर सॉफ्ट नेचर का है इजीली नाइफ की हेल्प से इनको कट कर लेंगे। अब चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन, नेम ए नॉन मेटल विच रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ये तो हमने प्रीवियसली अभी लर्न किया कि कंबशन रिएक्शन या फिर बर्निंग रिएक्शन किसे कहेंगे? जिसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो लर्न करो ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो कौन सा नॉन मेटल कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? तो आंसर है इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए किसी का भी कंबशन या फिर किसी को भी बर्न करने के लिए। अब चेक करते हैं इसका बी पार्ट, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली लर्न करो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक भी क्या नॉन मेटल से ही फॉर्म हुआ होता है। उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है प्लास्टिक का? कार्बन ही होता है, कार्बन हाइड्रोजन। तो अब हमें आंसर देना है कि कौन सा ऐसा एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? बेसिकली कार्बन का ही फॉर्म है। कार्बन का जो ग्रेफाइट फॉर्म है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अगर पास हो जाती है तो जो सेल हम क्लॉक में यूज़ करते हैं या टॉयज़ में यूज़ करते हैं, उस सेल में बेसिकली इस ग्रेफाइट को ही यूज़ किया जाता है। तो हमारी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उस क्लॉक के सेल या फिर टॉय के सेल का नेम क्या है? ड्राई सेल। लिख देना, ड्राई सेल में ग्रेफाइट यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब चेक करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड। तो आपने चेक करना है कौन सा कंपाउंड है, कौन सा नॉट कंपाउंड। तो हम नॉट कंपाउंड को सर्कल कर देंगे यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर चेक करने से पहले कंपाउंड को रिवाइज कर लें। कंप्लीटली रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा करेंगे कि कंपाउंड क्या है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन, जब दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करेंगे उसको कंपाउंड बोलेंगे। अब चेक करो क्लोरीन गैस। क्लोरीन में क्या है? फर्स्ट एलिमेंट भी क्लोरीन, सेकंड भी क्लोरीन। क्लोरीन के ही दो एटम हैं, बट हमें क्या चाहिए था कंपाउंड के लिए? दो एटम नहीं, दो एलिमेंट, एट लीस्ट 2 एलिमेंट या फिर उससे ज़्यादा। तो क्लोरीन क्या है? नॉट कंपाउंड। सर्कल कर दिया, नॉट कंपाउंड। अब चेक कर लो पोटाशियम क्लोराइड। इसमें तो दो एलिमेंट हैं। जो रिक्वायरमेंट है कंपाउंड की, ये तो कंपाउंड है। हमने सर्कल करना है सिर्फ नॉट कंपाउंड को। अब आयरन पाउडर, आयरन पाउडर में क्या होगा? सिर्फ आयरन ही होगा, Fe ही होगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो ये भी क्या है? नॉट कंपाउंड, इट इज़ अ एलिमेंट। अब आयरन सल्फाइड, इसके लिए याद करो इसका फॉर्मूला इजीली गेस कर सकते हो इसके नेम से। आयरन इज Fe, सल्फाइड इज सल्फर। तो दो एलिमेंट हो गए। तो ये भी क्या है हमारा? ये कंपाउंड है। तो हमें किसको सर्कल करना है? नॉट कंपाउंड को। अब लिखा है एल्युमिनियम फॉयल, Al इज एल्युमिनियम फॉयल। तो एल्युमिनियम फॉयल में क्या होगा? सारे एल्युमिनियम एटम हो गए। तो उसमें तो फिर से एक ही एलिमेंट है एल्युमिनियम। तो दिस इज ऑल्सो नॉट कंपाउंड। अब नेक्स्ट लिख दिया आयोडीन वेपर। तो आयोडीन वेपर में क्या होगा? बेसिकली I2 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये भी क्या है? नॉट कंपाउंड। ये क्या है? सिर्फ मॉलिक्यूल है। अब चेक करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अभी बताया किसका फॉर्म है? कार्बन। तो कार्बन को अटैच कर करके क्या फॉर्म करोगे? ग्रेफाइट। तो इसमें एक ही एलिमेंट है। कंपाउंड के लिए क्या चाहिए? 2 और मोर एलिमेंट। तो ग्रेफाइट इज नॉट कंपाउंड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम खुद बता रहा है कि एक इसमें कार्बन है। मोनो का मीनिंग होता है 1, इसका मीनिंग होता है 1 क्या है? ऑक्साइड। ऑक्साइड सिंपली O। चेक कर लो दो एलिमेंट आ गए। तो ये क्या है? कंपाउंड। तो अब डायमंड चेक करते हैं। तो इसके लिए लर्न करो ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों क्या है? कार्बन के डिफरेंट फॉर्म है।
ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्टर है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट। और डायमंड भी क्या है, कार्बन का फॉर्म है, ये क्या है बट बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बैड कंडक्टर हो गया, ऑपोजिट है टोटली उससे, बैड कंडक्टर है, हार्ड है, वो सॉफ्ट है, ये हार्ड है। और क्या है, और थोड़ा सा शाइनिंग होता है डायमंड। तो डायमंड में भी क्या है, सारे के सारे कार्बन होंगे। कंपाउंड कहने के लिए क्या चाहिए, 2 और मोर एलिमेंट। तो डायमंड इज ऑल्सो नॉट कंपाउंड। अब सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर में क्या होगा, सारे का सारा सल्फर, तो एक ही एलिमेंट है, तो ये भी क्या है, नॉट कंपाउंड। तो अब चेक करते हैं हम कुछ और कंसेप्ट को। अब चेक करते हैं हम इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट क्या है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। स्टेट सिंपली बोल रहे हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सिंपली यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या बता रहा है कि आपका सॉल्यूशन सॉलिड होगा या फिर गैस या लिक्विड, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका सॉल्वेंट हुआ सॉलिड तो सॉल्यूशन भी सॉलिड, अगर सॉल्वेंट हुआ गैस तो सॉल्यूशन भी किस स्टेट में होगा, गैस। अगर सॉल्वेंट हुआ लिक्विड तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। अब पता है सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और लिक्विड फॉर्म में है। सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड। अब सॉल्यूशन क्या सॉलिड फॉर्म होगा, अब सभी को पता है सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट जो एक्सेस में है वो लिक्विड स्टेट में है। और एग्जांपल बोल देते हैं डस्ट इन एयर। तो जब डस्ट होता है एयर में, एयर क्या होगा, एक्सेस में, डस्ट कम, तो सॉल्यूशन का स्टेट कौन सा होगा, गैस ही होगा, क्योंकि एयर किससे फॉर्म होता है, वेरियस गैसेस से। तो उस सॉल्यूशन का फेस या फिर स्टेट हो गया गैस फेस। तो गैस को स्टडी कर लिया, लिक्विड। अब सॉलिड को चेक करते हैं। सॉलिड के लिए बोल देते हैं हाइड्रोजन एड्जॉर्ब, हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब ऑन प्लेडियम। तो प्लेडियम आपको बताया था मेटल है। मेटल क्या है, सारे के सारे सॉलिड, सिर्फ मरकरी को छोड़ के। तो प्लेडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है। एड्जॉर्ब सिंपली अपनी सरफेस पे चिपका लेगा। तो जब हाइड्रोजन इस सरफेस पे चिपक गया, चिपक जाने के बाद अब चेक कर लो पूरे का पूरा सोल्यूशन क्या है, इस प्लेडियम जो सॉल्वेंट है एक्सेस में है, उसके कारण पूरे का पूरा सोल्यूशन अब सॉलिड स्टेट में आ गया। तो सिंपली सोल्यूशन का स्टेट लिक्विड होगा या फिर गैस होगा या सॉलिड, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो एक्सेस में होगा। जो एक्सेस में होगा उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट कर लिया कि सोल्यूशन का स्टेट डिपेंड करेगा ओनली ऑन सॉल्वेंट। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसमें आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर के मिक्सचर को स्टडी करना है। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक आयरन पाउडर है और सल्फर पाउडर है, यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब क्या करना है हमको, आयरन पाउडर में से सल्फर पाउडर को अलग करना है। तो अलग करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सिंपल हम मैग्नेट का यूज़ कर लेंगे। अब मैग्नेट से क्या होगा, सारे का सारा आयरन अटैच हो जाएगा आयरन पाउडर। इसमें क्या पेंडिंग बचेगा, सल्फर पाउडर बच जाएगा येलो कलर का। इसका कलर याद कर लो, सल्फर पाउडर का येलो कलर। तो अब चेक करते हैं कि जब सपोज करो अब अलग नहीं कर रहे, अब क्या करेंगे, आयरन से इस सल्फर को रेक्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट ही लर्न करो, अगर इनको रेक्ट करवाना है आपको अच्छे से, तो दोनों आयरन एंड सल्फर पाउडर फॉर्म में हो, और उस पाउडर को क्या करना है आपको, स्ट्रांगली हीट करना है। जब हीट करोगे, हीट करने से ये आपस में अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो फॉर्मेशन कर लेंगे आयरन सल्फाइड का। Fe को बोल दिया आयरन, S को बोल रहे हैं सल्फाइड। तो अगर अब आयरन अटैच हो गया सल्फर से, अगर अटैच हो गया तो इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम कंपाउंड। अगर आपको चेक करना आ जाए भी, चेक करो कि आपके पास आयरन सल्फाइड का
कंपाउंड है या फिर मिक्सचर। अगर आयरन मैग्नेट से सेपरेट हो गया तो क्या था, मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर के कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड, ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, फिजिकल मेथड, उससे अलग कर लिया। बट अब कंपाउंड फॉर्म हो गया, कंपाउंड के जो कंपोनेंट है उसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। जब इस कंपाउंड के पास आप मैग्नेट लेके जाओगे तो वहाँ पे कोई आयरन अटैच नहीं होगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि अब आयरन सल्फाइड एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। हमारा यहाँ पे हुआ ये चैप्टर कंप्लीट। अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।